जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 11 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई के बारे में हम देख लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास है, उस पर चर्चा करेंगे, देन चलेंगे हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, 11 जुलाई को ध्यान दीजिएगा, हर साल क्या मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस आज के दिन हम मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह दिन जनसंख्या संबंधी मुद्दों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए 11 जुलाई 1987, यानी कि 1987 को डे ऑफ 5 बिलियन किसके उपलक्ष्य में? डे ऑफ 5 बिलियन के उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1987 यानी कि 1987 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए डे ऑफ 5 बिलियन का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, जब विश्व की जनसंख्या औपचारिक रूप से 5 अरब मानी गई थी। कितनी मानी गई थी? जब विश्व की जनसंख्या औपचारिक रूप से 5 यानी कि 5 अरब मानी गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1987 को हमारा जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो ये आपको पता हो गया कि पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया और क्यों मनाया गया। और इस बार 2025 की थीम क्या है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की? ध्यान दीजिएगा। तो इस बार की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे एक न्यायपूर्ण और आशावादी दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सके। तो ये आपको पता होना चाहिए 2025 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? तो युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे एक न्यायपूर्ण और आशावादी दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सके। तो जितने भी पॉइंट्स फ्रेंड्स बनते हैं विश्व जनसंख्या दिवस से, वो सारे ही मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया? विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई और किस लिए ये मनाया जाता है, और साथ ही साथ इस दिवस को मनाने का उद्देश्य और 2025 की थीम क्या है। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली। आई होप विश्व जनसंख्या दिवस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 4 नहीं फ्रेंड्स, चैप्टर 5। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्लास देख के आपको जिस भी क्लास में जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए अच्छे से, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक बार अच्छे से सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, यानी कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक जिस किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करें, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने ये जान लिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई और दूसरा भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अब चलते हैं आज की क्लास में। जैसे हमने आपको बताया, हम करेंगे चैप्टर 5 खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इसके पहले हमने क्या देखा था? खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के बारे में हमने देखा था, अर्थात फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम देखेंगे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी पे हम इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे खाद्य सुरक्षा, खाद्य विषाक्तता, अविषता क्या है, खाद्य गुणवत्ता देखेंगे, खाद्य नियंत्रण प्रणाली क्या है जानेंगे, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ, और
इनके कार्य क्षेत्र। तो इन सारे ही टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, किसके माध्यम से, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी वे। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार आपको बता देती हूँ क्विक रिविजन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी जो हम चैप्टर कर रहे थे तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था और हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी उसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारी आज मॉर्निंग यस्टरडे इवनिंग की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने उस क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। तो आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं ना फ्रेंड्स अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप जा करके देखिए, आपको ईजिली वो क्लास प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और वहाँ से आप जितने भी आपको डाउट है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप उस क्लास के माध्यम से, अगर आप एक क्वेश्चन आंसर्स की भी क्लास देख लेते हैं ना, तो आप उसके माध्यम से आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास है जो हमारी स्टडी इवनिंग में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती फ्रेंड। जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको आप प्लीज़ स्किप मत किया करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बार बार मैं कहती हूँ कि क्लास को पॉज कर करके बीच बीच से मत देखा करिए, क्लास पूरी देखिए तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, आपने ये तो कोई रील्स तो है नहीं कि आगे का देख लिया और लास्ट का देख लिया आपको पूरी मूवी का पता चल गया, पूरा सीन आपको समझ में आ गया। ये तो पढ़ाई है फ्रेंड, जब तक आप उसको पूरा एक एक वर्ड सेंटेंस आप नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपके माइंड के ऊपर से होके जाएंगी और कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जब भी आप क्लास देखते हैं ना तो क्लास को पूरा वॉच आउट किया करिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको क्लास देखने का कोई बेनिफिट भी मिले। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखते हैं जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक भोजन है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक क्या है? भोजन है। अतः भोजन का पौष्टिक और सुरक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि असुरक्षित भोजन करने से अनेक प्रकार के खाद्य जनित रोग हो जाते हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015 से 16 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रति वर्ष गंभीर दस्त के 9 लाख से अधिक मामले सामने आए। ध्यान दीजिएगा, कितने? 9 लाख से अधिक जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें दस्त के मामले सामने आए। खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, बल्कि इनसे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है और इसी कारण धनार्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी बढ़ती है। अतः आर्थिक विकास में बाधा आती है। इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ अपनी इच्छा अनुसार उपभोक्ता के लिए स्वीकार्य हैं। खाद्य सुरक्षा के बारे में जानने के लिए अविषालुता यानी कि टॉक्सिसिटी और संकट यानी कि हजार्ड को समझना आवश्यक है। तो देखते हैं अविषालुता यानी कि टॉक्सिसिटी क्या है। किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, टॉक्सिसिटी क्या है? किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को ही उस पदार्थ की अविषालुता या विषैलापन कहते हैं। आई होप आपको अविषालुता यानी कि टॉक्सिसिटी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहती हूँ तो कि अविषालुता क्या है? किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को ही उस पदार्थ की अविषालुता या विषैलापन कहते हैं। अब देखते हैं संकट यानी कि हजार्ड क्या है। तो संकट से तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। यह संकट रासायनिक, भौतिक और जैविक हो सकता है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भौतिक संकट यानी कि फिजिकल हजार्ड क्या होता है? खाद्य पदार्थों से भौतिक संकट तब उत्पन्न होता है जब कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है रोग उत्पन्न कर सकता है या आघात पहुंचा सकता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल आदि। ये क्या है? ये भौतिक संकट की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए भौतिक संकट की श्रेणी में खाद्य पदार्थों के जो भौतिक संकट होते हैं उनकी श्रेणी में क्या क्या आता है। तो बीड़ी और सिगरेट, बाल, पत्थर, तना और बीज, रेशेदार जूट, कीट, नट
और बोल्ट, आभूषण, दिया सलाई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट है, यानी कि फिजिकल आप कह सकते हैं हजार्ड ये उत्पन्न करते हैं हमारे फूड में। दूसरा है रासायनिक संकट, यानी कि केमिकल हजार्ड क्या है, ये वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थों में मिला दिए जाते हैं। इस वर्ग में कीटनाशक रसायन, कृषि अवशेष, विषैली धातुएं, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट जैसे कीटनाशकों के अवशेष हो गए, मार्जन रसायन हो गया, पशु चिकित्सीय अवशेष यानी कि पशु चिकित्सीय अवशेष हो गया, मिलावट हो गया, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें हो गई, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का आधिक्य है। तो ये क्या है, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, तो खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट। अदृश्य रासायनिक संकट मतलब ये हमें दिखते नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें दिखते नहीं हैं। थर्ड है हमारा जैविक संकट, यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड क्या है, इसमें विभिन्न जीवधारी शामिल हैं। जैविक संकट में दिखाई देने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव सम्मिलित है। वे सूक्ष्म जीव जो भोजन से जुड़े होते हैं और रोग पैदा करते हैं उन्हें खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वे सूक्ष्म जीव जो भोजन से जुड़े हैं और रोग पैदा करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहते हैं। सूक्ष्म जीवी रोगाणु से दो प्रकार के खाद्य जनित रोग होते, कौन से, संक्रमण और विषाक्तता है। तो देख लेते हैं इसके चार्ट के माध्यम से कि खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट कौन कौन से। पहला है मक्खी, क्या, मक्खी हो गया, कृमि हो गया, तिलचट्टा है जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं, घुन हो गया, इल्ली हो गया है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, ये है फ्रेंड्स खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड, ये हमें दिखाई देते। मक्खियाँ देखिए हमारे खानों पे बैठ करके खाने को दूषित कर देती हैं, उनसे हमें बीमारियां होती हैं। घुन अगर खाने में पड़ जाता है, कॉकरोच चला गया तो कितना जहरीला होता है कॉकरोच। तो ये सारे क्या, ये जैविक संकट हैं, किसमें, खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट, यानी कि हम इनको देख सकते हैं। तो ये आपको पता लग गए होंगे 3 तरह के हमने हजार्ड देखे, कौन कौन से। पहला हमने देखा भौतिक संकट यानी कि फिजिकल हजार्ड क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा, जैसे कि बीड़ी और सिगरेट, बाल, पत्थर, तना और बीज, हड्डियों के टुकड़े, ये सारे क्या है, ये हमारे फिजिकल हजार्ड यानी कि भौतिक संकट। दूसरा हमने रासायनिक संकट देखा है, खाद्य पदार्थों पर रासायनिक संकट देखा जिसके अंतर्गत कीटनाशकों के अवशेष, मार्जन, रसायन, मिलावट ये हमें दिखाई नहीं देते थे, ये हमारे क्या है, रासायनिक यानी कि केमिकल हजार्ड। तीसरा हमने देखा जैविक संकट यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मक्खी, कृमि, तिलचट्टा, कॉकरोच, ये हमारे क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड जो हमारे खाने पे बैठ के हमारे खाने को प्रदूषित करते हैं। आई होप ये 3 तरह के आपको हजार्ड खाद्य पदार्थों पे जो होते हैं यानी कि 3 तरह के जो संकट है वो समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य संक्रमण। तो खाद्य संक्रमण यानी कि फूड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य संक्रमण जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। साल्मोनेला, कौन सा, साल्मोनेला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जीव जंतुओं की आंतरिक यानी कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद होता है। कौन सा, साल्मोनेला। कच्चा दूध और अंडे भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। हालांकि अपर्याप्त खाना पकाने से कुछ जीव जीवित रह जाते हैं। साल्मोनेला बहुत तेजी से अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में इनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। किसकी, साल्मोनेला के। तो खाद्य पदार्थों का संक्रमण आप देख सकते हैं कितनी तेजी से साल्मोनेला जो है ये वृद्धि करते हैं, और हमने क्या देखा कि प्रत्येक 20 मिनट में इनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। आप देखते हैं खाद्य विषाक्तता यानी कि आविषता जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो खाद्य विषाक्तता, आविषता यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या है, तो खाद्य विषाक्तता खाद्य पदार्थों को पकाने से उनमें उपस्थित अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ रोगाणु शेष रह जाते हैं जो सामान्य ताप पर उन खाद्य पदार्थों में हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं और उन्हें विषाक्त कर देते हैं। प्रायः इस स्थिति में खाद्य पदार्थ की दिखावट, रंग, गंध व स्वाद में विशेष परिवर्तन नहीं आता है और इन विषयुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। स्टेफिलोकोकस, ध्यान दीजिएगा, क्या,
स्टेफिलोकस आरियस, ये क्या है? रोगाणु इसका एक उदाहरण है। कौन सा रोगाणु? स्टेफिलोकस आरियस रोगाणु इसका उदाहरण है। ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। ये जीव 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण। किसके द्वारा? फीता कृमि द्वारा संक्रमण। खाद्य से होने वाले विभिन्न खतरों में जैविक खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद जैविक खाद्य जनित रोगाणु अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय है और रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। रोगाणुओं के उत्पन्न कारकों में मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मनुष्य एवं स्वयं रोगाणुओं की पारस्परिक क्रियाएं और पर्यावरण शामिल है, जिसमें भोजन का उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और भंडारण होता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में बदलाव आने से जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जीवों में आनुवंशिक विनिमय या उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं, जिनमें रोग पैदा करने की क्षमता होती है। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़े पैमाने पर उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के बढ़ते वैश्वीकरण के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है और इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्र में रोगाणु उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, नोरोवायरस, कौन सा? नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपाटाइटिस ई नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? नोरोवायरस, रोटावायरस और हेपाटाइटिस ही, ये क्या है? नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं जिनसे भारत व अन्य देशों में नए संक्रमित रोग हो जाते हैं। तो ये तो हमने देखा खाद्य विषाक्तता, अविषता, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने पढ़ा कि फूड पॉइजनिंग क्यों और कैसे हो जाता है। आई होप जितने भी अभी हमने टॉपिक कवर किए, ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं फ्रेंड्स। खाद्य सुरक्षा देखा, विषालुता क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है, संकट हजार्ड के बारे में पढ़ा और कितने प्रकार के फूड पे जो है यानी कि खाद्य पदार्थ पे संकट होते हैं उनके बारे में 3 तरह के हमने संकट पढ़े और खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने देखा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, जिससे कि ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गए। ज़्यादा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत जो है लेंदी हो जाता है चैप्टर। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 20 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपकी क्लास नहीं होनी चाहिए एक बार में, क्योंकि आपको क्लास भी लेंदी ना लगे और चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लास समझ में आई हो, कहीं पे कोई क्यूरी हो, कोई भी कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस, कुछ भी ऐसा है इस बुक में जो आपको समझ में ना आया हो, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में ना आया, प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखें खाद्य गुणवत्ता पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।